हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं तो आपने थंबनेल देखकर समझ ही गया होगा कि क्या होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम लोग 2023 के लिए देखने वाले हैं काफ़ी शानदार सवाल एसएसटी का यानी सामाजिक विज्ञान का। और यहाँ से आपके पेपर में 10 नंबर फिक्स से आएगा तो आएगा, कोई रोक नहीं सकता है, किसी का दम नहीं है रोकने का। तो आप लोग बस क्या काम करना, आप लोग कुछ नहीं करना। आप लोग यदि वीडियो में आ ही गए हो तो आप लोग पूरा कंटिन्यू बस देखना और समझने का प्रयास करना, ठीक है। जितना आप लोग समझ लोगे ना, यहाँ पर सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी आपको आप प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। तो जितना हो सके समझिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव में ना पूछे तो ऑब्जेक्टिव में तो फिक्स से पूछबे करेगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा देखिए 10 नंबर से ऊपर आपके पेपर में ना यहाँ से प्रश्न रहेगा। तो पूरा देखिए कंटिन्यू। और आप लोगों से एक ही गुजारिश शुरू में हम कर देते हैं, आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हो तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे इसी प्रकार का वीडियो आपको मिले और नोट्स भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न क्या है, फर्स्ट प्रश्न देखिए। और प्रश्न कहा जा रहा है भारत में लौह इस्पात उद्योग के नाम लिखे। काफी बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है और भी आया प्रश्न है, सीधे ये पेपर में आता है, ठीक है। पूछेगा आपसे इसी प्रकार से लिख देगा प्रश्न, पूछेगा भारत में लौह इस्पात के उद्योग का 2 नाम लिखे या फिर 1 नाम। यहाँ पे देखिए ये नहीं लिखा गया कि 2 नाम लिखे या फिर 5 नाम लिखे। अगर 5 नाम का आता है तो 5 नंबर के लिए प्रश्न रहेगा, 2 नाम पूछता है तो 2 नंबर के लिए प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाए तो सिंपल से आपसे पूछा जा रहा है कि लौह इस्पात जो भारत में जो लौह इस्पात पाए जाते हैं उन उद्योगों के नाम लिखें। तो देखिए फर्स्ट नाम क्या होगा तो पश्चिम बंगाल होगा, सेकेंड नाम भारत और उड़ीसा भी होगा, साथ में छत्तीसगढ़, यानी कि पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में क्या होता है लौह इस्पात कंपनी है स्थित, ठीक है। तो 4 यहाँ पे हमने आपको बताया है। आपके पेपर में यदि 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाए तो आप सिंपल सी ये एक पश्चिम बंगाल और झारखंड में लिख देते हो तो 2 नंबर फिक्स से दे देगा, ठीक है। तो पूरा समझने का एक एक प्रश्न का आप लोग प्रयास करें, जिससे पूरा समझ में आए पेपर में। यदि मान लिया जाए 2 नंबर के यानी सब्जेक्टिव में ना भी पूछे ये प्रश्न, ना भी पूछे तो ऑब्जेक्टिव में तो रहेगा फिक्स से, ठीक है। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, आशा करेंगे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए 2 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों में स्थित नभाकिया संयंत्रों के नाम लिखें। देखिए काफी बार ये सब प्रश्न आता है, 2 नंबर के लिए ये भी प्रश्न 2 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक के लिए प्रश्न पूछा जाता है। बट मैं अभी जो लिखा हूं ना इतना में ही आपको क्या है, इतना आंसर लिख देते हो ना तो पूरा आपको 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बट मैं आपको 5 नंबर के लिए भी बता रहा हूँ और 2 नंबर के लिए भी। तो चलिए क्या आंसर होगा तो देखिए एक बार और समझिए, प्रश्न 2 नंबर है, उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों में जो स्थित है ना नभाकिया संयंत्र ऊर्जा, ठीक है, नभाकिया संयंत्र ऊर्जा, उनके नाम लिखे आप लोगों को। चलिए फर्स्ट नाम क्या है तो देखिए उत्तर प्रदेश में तापक्रम संयंत्र नरौदा पाया जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में क्या है तो उत्तर प्रदेश में जो है ना तापक्रम संयंत्र नरौदा पाया जाता है। और सेकंड क्या है तो देखिए कर्नाटक में कैंका नाभिकीय संयंत्र स्थित है। तो ये 2 आप लोग लिख दोगे ना तो 2 नंबर फिक्स से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए 2 नंबर प्रश्न को भी हमने देख लिया। आप देखिए 3 नंबर प्रश्न है भारत में पूछा जा रहा है भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण अनाजों का नाम बताइए। भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण अनाज है, मतलब 2 अनाज उगाया जाता है तो क्या क्या है, ये भी 2 नंबर के लिए ही पूछा जाता है। देखिए कितना शॉर्ट आंसर है, चावल गेहूं याद रखोगे। भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण अनाज के नाम क्या है तो चावल गेहूं, ठीक है। पूरा याद रखिएगा, पूरा पेपर में ही से रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और आशा करेंगे आप लोग अभी तक चैनल को नहीं किए हो सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लो, और जितना वीडियो को हो सके शेयर करना अपने फ्रेंड में, और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न है, भारत में कौन से 3 प्रमुख मोटे अनाज उगाए जाते हैं। मोटे अनाज, ठीक है। मोटे अनाज क्या होता है तो वो भी समझिए। मकई आप लोग देखते हो ना, एक कट्टा में बहुत सारा 2-4 बल्ली होता है ना, बल्ली बोला जाता है, वो होता है, उसी में क्या होता है एक बोरा भर जाता है, ठीक है। तो देखिए भारत में कौन 3 सबसे मोटे अनाज उगाए जाते हैं। तो देखिए 2 नंबर के लिए ये भी प्रश्न रहेगा। और देखिए पहला आंसर क्या होगा, ज्वार बाजरा मकई, बस इतना लिख दोगे ना, ज्वार बाजरा मकई, आपको 2 नंबर फिक्स से मिल जाएगा, ठीक है। तो 4 नंबर प्रश्न हो गया। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, भारत की 3 नदी फसलों का नाम लिखे। भारत की 3 नगदी फसलों का नाम लिखे। नगदी फसल, ठीक है। नगदी फसल क्या होता है कि सिंपल सी, जैसे ही आप लोग खरीदोगे ना जस्ट आपसे रुपया ले लेगा वो, ठीक है, जस्ट तुम ले लेगा। तो नगदी फसल का नाम ये भी पेपर में आपसे पूछेगा 2 नंबर के लिए। तो आप लिखोगे क्या, ना, ठीक है, ना, और यहाँ पे कपास, साथ में क्या होगा तंबाकू। ये सभी मतलब आंसर होगा आपका, और 2 नंबर यहाँ से फिक्स आपको मिलेगा, ठीक है। क्या याद रखोगे, ना, कपास, तंबाकू, ठीक है, याद रहेगा। आप चलिए देखिए 6 नंबर प्रश्न है, और प्रश्न है हमारे देश की सबसे प्रमुख रोपण फसल कौन सी है। सबसे प्रमुख यानी सबसे प्रसिद्ध रोपण फसल जिसे पौधे के द्वारा उगाकर सबसे पहले उगाकर रोपा जाता है। तो देखिए पहला होगा चाय, दूसरा होगा कहुआ, तीसरा होता है रबर, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ से भी आपको 2 नंबर फिक्स से रह जाएगा, ठीक है। तो 6 नंबर प्रश्न क्या याद रखोगे, चाय, कहुआ, रबर आदि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन को देखेंगे और आशा करते चलते हैं हम लोग कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, चलिए 60 नंबर प्रश्न को देखेंगे। ये थोड़ा लंबा होगा बट समझना पूरा, ये सब पूछा जाएगा प्रश्न में, पेपर में। ठीक है, देखिए 60 नंबर प्रश्न है और प्रश्न पूछा जा रहा है, एक शब्द में लिखे, एक शब्द में आपको लिखना है। देखिए फर्स्ट में ही बोल दिया एक शब्द में लिखना है और प्रश्न क्या है, हमारे देश में मानसून के आरंभ में बोई जाने वाली, जो बारिश के जब शुरू होता है बारिश, तो उसी टाइम में जो फसल बोया जाता है और शरद ऋतु में काटी जाने वाली फसल क्या है। देखिए एक मतलब एक शब्द में ही लिखना है और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, एक ही शब्द में। और देखिए प्रश्न समझिए, अब हमारे देश में मानसून जैसे ही बारिश शुरू होता है उसी टाइम क्या होता है, जो फसल बोई जाती है, और उसके बाद शरद ऋतु यानी ठंड अभी प्रवेश किया है, तो इससे कुछ दिन पहले ही क्या होता है, उसको काट लिया जाता है। उसको क्या लिया जाता है, काट लिया जाता है। कौन सा फसल है, तो धान याद रखना, धान सीधे पेपर में रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 8 नंबर प्रश्न है और थोड़ा सा ये लंबा है, समझने का प्रयास करना, पूरा आएगा समझ। देखिए 8 नंबर प्रश्न है, गहन जीवन कृषि क्या है। गहन जीवन कृषि क्या है, लिखना है आपको। चलिए बताते हैं। गहन कृषि उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां जनसंख्या के अनुपात की भूमि कम होती है, अधिक पूंजी तथा श्रम लगाकर अधिकतम उत्पादन किया जाता है। मतलब कि देखिए वैसा फसल, कौन सा फसल, तो एक बार और समझ लीजिए। देखिए गहन कृषि क्या होता है कि वैसा फसल हो जो कम जनसंख्या हो, जहाँ जनसंख्या जो है ना एकदम अनुपात में हो, मतलब कि ना ही ज़्यादा हो ना ही कम हो, मिनिमम हो। मान लीजिए कहीं 100 शहर में 100 व्यक्ति रह रहा है, गांव में मान लिया जाए 50 व्यक्ति रह रहा है, तो आपको क्या करना है, 50 और 100 के बीच मतलब मिनिमम होना, तो मिनिमम कह सकते हो आप लोग, कम से कम तो 40%, तो 40% व्यक्ति रहना चाहिए उसी बीच में जो गहन फसल उपाया जाता है, रोपा जाता है, तो उसी को हम लोग गहन फसल कहते हैं। तो एक बार परिभाषा भी समझ लो, शॉर्ट में मैंने आपको जैसे बताया ऐसे भी लिख सकते हो, बट लिखना ये परिभाषा तो 2 नंबर फिक्स से मिलेगा। देखिए गहन कृषि उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां जनसंख्या का अनुपात भूमि से कम होती है, भूमि से कम होती है, अधिक पूंजी तथा श्रम लगाकर अधिकतम उत्पादन किया, यानी कि वहां पर अधिक पूंजी लगा करके अधिक आप रुपया भी कमा सकते हो। तो 2 नंबर का ये प्रश्न रहेगा और पेपर में सीधे रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, तो प्रश्न यहाँ पर अब है 9 नंबर। ठीक है, प्रश्न है, भारत के सबसे महत्वपूर्ण 2 चीनी उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। मतलब कि भारत में सबसे ज़्यादा जो फेमस है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है चीनी का उत्पादन, यानी चीनी जो बनाता है कंपनी, उसका नाम लिखिए, किस राज्य में है। तो देखिए ये भी 2 नंबर के लिए प्रश्न आपके पेपर में रहेगा और पहला होगा महाराष्ट्र में, दूसरा है उत्तर प्रदेश। याद रखोगे महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश। ठीक है, 2 नंबर फिक्स यहाँ से आपके पेपर में रहेगा, मतलब आपको मिलेगा नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे अब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता। देखिए फिर से देखेंगे, स्वतंत्रता के बाद भारत में कौन कौन लौह इस्पात के केंद्र हैं, उनका नाम लिखिए। देखिए यहाँ पर पेपर में आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा लौह इस्पात के नाम लिखिए, तो वो तो आप लोग लिख ही दोगे, लेकिन यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, स्वतंत्रता के बाद, मतलब कि जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद जो लौह इस्पात कंपनी भारत में खुला है उनका आपको नाम लिखना है। ठीक है, और ये लगभग आपको 3 नंबर के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, और ये प्रश्न है किसका, भौगोलिक विज्ञान का। ठीक है, भौगोलिक विज्ञान का, तो ये 2 नंबर के लिए प्रश्न, 3 नंबर के लिए रहेगा। तो देखिए पहला होगा भिलाई, याद रखिएगा भिलाई, सेकेंड है राउरकेला, थर्ड है दुर्गापुर, फोर्थ क्या है तो बोकारो, और यहाँ पे 5 क्या है तो सलेम, 6 क्या होगा विजयनगर, और साथ में लास्ट 17 है, ये 7 ये होगा आपका गोपालपुर। ठीक है, तो ये सभी आप लोग पेपर में लिख देते हो ना, तो निश्चित रूप से आपको मैं बोलता हूँ पूरा का पूरा आपको नंबर कितना मिलेगा, तो 3 नंबर फिक्स से मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करेंगे आपको समझ में आ रहा है, आप लोग समझने का प्रयास करिए, पूरा याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, उद्योगों के स्थानीयकरण से संबंधित 6 कारकों का उल्लेख करें। मतलब उद्योग से मतलब क्या हुआ, उद्योग से मतलब वो हो गया कि वैसा नाम लिखिए जिससे अधिकतर काम किया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कच्चा माल, शक्ति, ये सब होता है ना, तो वही नाम आपको लिखना है। कितना नाम लिखना है, 6 नाम लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, ये भी आपके पेपर में, ये एसएस हिस्ट्री का है क्वेश्चन, और ये लगभग 4 नंबर के लिए आपके पेपर में रहेगा। तो पहला क्या होगा, तो देखिए इस प्रकार से लिखना है आपको, इस प्रकार से लिखना है, उद्योगों के स्थानीयकरण से संबंधित 6 कारक निम्न प्रकार से हैं या फिर 6 कारक हैं। पहला होगा कच्चा माल, सेकेंड क्या लिखोगे इस प्रकार से शक्ति, और चलिए थर्ड देखते हैं क्या है, यानी तीसरा, तो देखिए तीसरा होगा आपका बाजरा,
चौथा होगा यातायात एवं परिवहन साधन, और पांचवा होगा पूंजी एवं पूंजी, उस लास्ट होगा आपका सरकारी नीति। तो देखिए ये 4 नंबर के लिए प्रश्न रहेगा और प्रश्न नंबर है 11। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग, ये प्रश्न भी पेपर में निश्चित रूप से आने की संभावना है। अब आइए 12 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, और प्रश्न क्या है, तो प्रश्न है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को उदाहरण सहित वर्गीकृत करें। देखिए सिंपल क्वेश्चन है और 2 नंबर के लिए प्रश्न रहेगा। प्रश्न है स्वामित्व के आधार पे आपको बताना है कि उद्योग का उदाहरण देना। स्वामित्व के आधार पे आपको यहाँ पे परिभाषा नहीं बताना, सिर्फ स्वामित्व के आधार पे आपको उद्योग का उदाहरण देना है। तो चलिए आंसर देखिए इस प्रकार से लिखना है आपको, स्वामित्व के आधार पर उद्योग 2 भागों में बांटा गया है। मतलब कि उद्योग कितने प्रकार के हैं वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो स्वामित्व के आधार पर याद रखोगे उद्योग कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में। देखिए ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में। देखिए लिखा भी है 2 भागों में, तो सीधे इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, सब्जेक्टिव भी बनेगा। तो आप लोग याद रखिए इसी प्रकार से और समझने का कोशिश करिए जिससे अभी ही याद हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, और क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। प्रश्न है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण यानी कि विश्व, वैश्विक का मतलब होता है विश्व। ठीक है, तो वैश्वीकरण से आप लोग क्या समझते हैं वो आपको बताना है। तो चलिए 2 परिभाषा इसमें बनेगा, मतलब एक यहाँ से यहाँ तक रहेगा और एक इससे आगे हो जाएगा। तो देखिए पहला होगा वैश्वीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। मतलब कि पूरा सिंपल सी है, मैं आपको जैसे बोलता हूँ ये परिभाषा आपको मान लो याद ना है फिर भी लिख दोगे। लिखना है कि आपको पेपर में लिखना है वैश्वीकरण देश की अर्थव्यवस्था होती है। वैश्वीकरण देश की अर्थव्यवस्था को क्या करता है, मतलब इतना याद रखना, देश की अर्थव्यवस्था को विदेशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। देश की अर्थव्यवस्था विदेशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। बस इतना ही लिख दोगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। मेरी बातों को आप लोग नोट कर लेना, नहीं तो इस प्रकार से ना याद रहे तो लिखना वैश्वीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना होता है। अर्थात आप लोग लिख सकते हो प्रत्येक देश अन्य देशों के साथ बिना किसी प्रतिबंध के पूंजी एवं तकनीकी एवं व्यापारी आदान प्रदान वैश्वीकरण कर सकता है। बस इतना लिखना है। चलिए हो गया 13 नंबर। आप लोगों को शायद मेरे अनुसार समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14 नंबर। समझ में आना चाहिए पूरा। देखिए 14 नंबर प्रश्न है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए अभी हमने देखा वैश्वीकरण देखा, तो वैश्वीकरण यही तो था, 14 ही नंबर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैश्वीकरण था ना। चलिए दोनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है, 14 और देख लीजिएगा सभी लोग, 13 और 14 सेम है। तो चलिए हम लोग बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आइए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तो ध्यानपूर्वक समझेंगे। 15 नंबर है निर्माण क्या है। सीधे पेपर में ये पूछा गया है 3 नंबर के लिए, काफी बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है। निर्माण क्या है, तो देखिए निर्माण होता है कच्चे, सुनिएगा सभी लोग, कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित का अधिक मात्र में उत्पादों के उत्पादन करने के विनिमय कहा जाता है। देखिए इतना ही परिभाषा होगा, कहाँ से कहाँ तक परिभाषा है इतना ही याद रखिए। उदाहरण नहीं आपको भी रहेगा फिर भी आप लोग समझ सकते हो। देखिए कच्चे पदार्थों का मूल्यवान जो उत्पाद होता है उसे परिवर्तित करके अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पाद करने के लिए विनिमयकरण किया जाता है। मतलब कि मिट्टी है, मिट्टी से क्या होता है आप लोग समझो, देखो याद हो जाएगा आपको। मिट्टी है, मिट्टी से क्या होता है, कोई कुम्हार है वह क्या करेगा, एक घड़ा बना लेगा। ठीक है, इस प्रकार से एक घड़ा बना लेता है। ठीक है, घड़ा हमको उतना नहीं आता, चलिए घड़ा बना लेगा। वो घड़ा बनाया तो मिट्टी के उत्पाद से एक घड़ा बनाया, यहाँ पर भी लिखा है ना, मतलब कि कच्चे पदार्थ जो है ना वह मूल्यवान पदार्थ मूल्यवान उत्पाद से परिवर्तित करके, मतलब कि मिट्टी हो या और कुछ हो, मिट्टी से उत्पाद किया घड़ा, और घड़ा को क्या किया अधिक मात्रा में वस्तु उसको मतलब अधिक मात्रा में बना दिया, मतलब घड़ा बना दिया तो कम से कम 5 से 10 रुपया में बिकेगा। उसको क्या किया अधिक मूल्य में बेच दिया, उसी को हम लोग विनिमयकरण कहते हैं। ठीक है, तो इतना याद रहेगा आपको, आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विनिमयकरण कहेंगे, यानी कि निर्माण विधि कहेंगे। अब चलिए उदाहरण आपको मतलब चाहो तो लग सकते हो। उदाहरण के लिए क्या होगा, कागज की रखली, मैंने आपको बताया चीनी गन्ने से, लोह उत्पाद अयस्क एवं एल्युमिनियम बॉक्साइड से निर्मित या फिर मिट्टी से निर्मित घड़ा। ठीक है, तो ये भी पेपर में निश्चित रूप से लगभग ये 3 नंबर के लिए पूछा जाएगा। तो आप लोग याद रखिए और नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो। बट आप लोगों को मैं बताऊंगा, अगर आप लोग मतलब अभी नहीं ज्वाइन करना, आप लोग वीडियो को देख लीजिए, ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको पेड ग्रुप मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक मिल जाएगा, मतलब ये नोट्स मिलेगा, और टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी नीचे है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए अभी नहीं ज्वाइन करना है, आप लोग पहले क्लास कर लीजिए, उसके बाद आप लोग आराम से ज्वाइन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समझना काफी कॉन्सेप्ट क्लियर रहना ठीक रहता है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है
भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसलों के नाम बताइए। देखिए ये सब काफ़ी बार पेपर में आता है, और ये देखिए निश्चित रूप से 4 नंबर के लिए प्रश्न रहेगा पेपर में, मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ। ये 4 नंबर से कम में पूछा ही नहीं जाएगा, ठीक है, अगर पूछाता है तो। भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसल का नाम बताइए, जो मतलब कि क्या होता है, पौधों के द्वारा रोपा जाता है। तो देखिए जो गाँव देहात से बच्चे होंगे उनको तो समझ आ ही गया होगा, धान गन्ना ये सब रोपा जाता है, बट जो शहर में रहते हैं बच्चे उनको नहीं पता होगा। तो चलिए समझिए, देखिए उत्तर होगा भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसलें जो है ना, वह पहला होगा चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि। और उसके बाद याद रखिए, चाय असम तथा उत्तर बंगाल की मतलब चाय जो है ना, यह असम में और रोपी जाती है, और मतलब रोपाई होती है, और साथ में उत्तरी बंगाल में। और देखिए कॉफ़ी कर्नाटक में उगाई जाती है। तो ये भी आप लोग याद रखें, देखिए आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, बट 10th में भी पूछा जाता है, ये अलग पेपर में भी पूछा जाता है, मतलब अलग कंपटीशन में तो पूछा जाता है चाय किस राज्य में उगाया जाता है, तो असम, या फिर आप लोग लिख सकते हो उत्तरी बंगाल। और आपसे पूछा जा सकता है कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है, तो कॉफ़ी कर्नाटक में। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में भी बनता है, तो आप लोग याद रखोगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया 16 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। आइए अगली क्वेश्चन है 17 नंबर। भारत का कौन सा राज्य रबर उत्पादन में अग्रणी है, यानी सबसे आगे है, उनको आपको बताना है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे आगे है रबर की खेती के लिए। किसकी खेती के लिए? रबर की खेती के लिए। तो आइए देखिए आंसर होगा, भारत में केरल राज्य रबर उत्पादन में अग्रणी, यानी भारत में जो केरल राज्य है ना, वह सबसे ज़्यादा आगे, सबसे फर्स्ट में है वो, मतलब रबर की खेती के लिए। देखिए इसके प्रमुख कारणों में केरल 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 32 डिग्री से अधिक तापमान का होना, तथा यहाँ लाल लैटेराइट चिकनी तथा दोमट मिट्टी पौधों की बढ़ोतरी के लिए दीजिए, ठीक है, दिए गए हैं, उत्तम होता है। तो देखिए आपको पहले बात पता रहना चाहिए, इतना ही आप लोग याद रखो, उतना नहीं याद रखना है। चलिए आपको 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछेगा तो क्या लिखोगे, लिखना आप लोग, भारत में केरल राज्य सबसे आगे है रबर के उत्पादन के लिए। और कुछ लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो आगे। इसके प्रमुख कारण क्या है? इसके प्रमुख कारणों में केरल जो है ना, केरल राज्य में 200 सेंटीमीटर के दायरे में खेती किया जाता है, साथ में 32 डिग्री जब सेल्सियस रहता है उस पर किया जाता है, अधिक तापमान पर होना चाहिए। साथ में उसके मतलब रबर की खेती के लिए क्या होना चाहिए, लाल लेटराइट चिकनी मिट्टी भी रहना चाहिए, साथ में दोमट मिट्टी रहना चाहिए, जिससे पौधे क्या होता है, वृद्धि होता है, उत्तम होता है, ठीक है। बस इतना ही तो समझना था, काफ़ी मतलब लगता है पहले हार्ड, समझ लोगे तो पूरा सिंपल है, ठीक है, समझ में आ गया। 17 नंबर क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोग वीडियो को ना छोड़ें, आप लोग पूरा आज देख लीजिए, क्योंकि नोट्स से आपको उतना याद नहीं हुआ जितना आप लोग समझ के याद करोगे, ठीक है। आइए देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य रबर उत्पादन में अग्रणी है। देखिए ये तो हमने अभी देखा था ना। चलिए ये क्वेश्चन तो हमने देखा, देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे हमने शायद सेम दे दिया है, कोई बात नहीं है। देखिए 17 नंबर और 18 नंबर सेम क्वेश्चन है, तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 19 नंबर, और छोटा क्वेश्चन है और सीधे पेपर में ये सब छपेगा। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, जीवन निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं? जीवन निर्वाह मतलब क्या हो गया? निर्वाह मतलब कि वैसा किसान जो कि कृषि पर ही निर्भर रहे, वो और कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ खेती बाड़ी करके क्या करेगा, अपना जीवन गुजारा करेगा। तो देखिए उत्तर होगा, इसकी कृषि उन देशों, ठीक है, इसकी कृषि उन देशों में की जाती है जहाँ कृषक अपने जीवन निर्वाह लायक कृषि उत्पाद करता है। मतलब कि भारत में तो आप लोग देख ही सकते हो, बिहार में भी देख सकते हो, ठीक है। बिहार में क्या होता है, जो गाँव में रहते हैं वो सभी क्या करते हैं, एक गाय पोस लेते हैं, ठीक है, मुर्गी, साथ में मुर्गी भी अपना क्या करते हैं, खेती करते हैं कोई लोग, और साथ में जो होता है मछली पालन करते हैं, और साथ में अपना खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन कर लेते हैं। तो यही आपको याद रखना, ठीक है, याद ना रहे तो याद रखना आप लोग, जीवन जैसे ही आपको याद ना क्वेश्चन मिले जीवन निर्वाहन कृषि पूछा गया है, तो आप लोग याद रखना कि वैसा कृषि जो कि वैसा कृषि जिस पर किसान निर्भर हो, इसे लिख सकते हो, वैसा कृषि जिस पर किसान निर्भर हो, उसी से अपना पालन पोषण करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। या फिर इस प्रकार से परिभाषा भी लिख सकते हो, इसकी कृषि उन देशों में की जाती है जहाँ पर कृषक अपने जीवन निर्वाह के लिए लायक कृषि उत्पादन करता है, ठीक है। बस इतना लिख दोगे तो पूरा का पूरा आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो आइए आशा करेंगे आप लोगों को 19 नंबर क्वेश्चन भी जो है ना समझ में आ गया होगा। और उससे पहले आप लोगों से एक ही आशा भी करना चाहेंगे हम लोग कि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जितना हो सके लाइक कर दीजिए, और आप लोग न्यू हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार से आपको तैयारी करवाया जाएगा।
और चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे, उससे पहले आशा करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताते चलिए कि आपको कितना क्वेश्चन मतलब कोई डाउट रहे तो वो भी आप लोग कमेंट करना। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, और समझ में आ रहा है या नहीं ये भी आप लोग जरूर बताना, ठीक है। आइए 20 नंबर प्रश्न, शुष्क कृषि एवं आई, ठीक है, आई कृषि में अंतर स्पष्ट करें। शुष्क कृषि का मतलब क्या होता है, तो देखिए आपको समझ में आ जाएगा। शुष्क कृषि वैसा कृषि, यहाँ पर चलिए आंसर पहले बताते हैं फिर आपको समझाते हैं। देखिए आंसर समझिए, शुष्क कृषि उन भागों में होती है जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, तथा आर्द्र कृषि विशेषकर उन भागों में होती है जहां वर्षा का औसत जो डिग्री होता है ना, वो लगभग 100 से 200 तक क्या होता है, ज़्यादा रहता है। तो देखिए वैसा कृषि समझा देते हैं, आप समझ में आपको आ ही जाएगा। शुष्क कृषि पहले समझ लीजिए, अंडर आपको बताना है शुष्क और क्या है। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग शुष्क कृषि क्या है, ठीक है, शुष्क कृषि, और साथ में आपका है आई कृषि। इनमें आपको अंडर बताना है। देखिए इस प्रकार से नहीं लिखना है, आप लोग इस प्रकार से एक लकीर दे करके और ऑप्शन यहाँ पर एक करके और एक करके लिख सकते हो, ठीक है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, किसमें, तो लिखना है आपको शुष्क में, और यहाँ से यहाँ तक लिख करके आंध्र कृषि से लेकर के यहाँ तक आपको लिखना है आंध्र कृषि, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए आप लिख लोगे, बट आपको आंसर बताते हैं। शुष्क कृषि क्या होता है कि शुष्क कृषि वैसा कृषि हो गया जहाँ पर मतलब कि वर्षा हो ना, तो वर्षा के टाइम में मतलब मान लो मिनिमम में वर्षा हो रहा है तो मिनिमम से वहाँ पर 50% कम, यानी कि मिनिमम से भी कम, यानी कि ना ज़्यादा रहे ना कम रहे, एकदम बीच में रहे, उतना वर्षा हो, तो उसके लिए शुष्क कृषि हो सकता है। और देखिए आंध्र कृषि क्या है, आंध्र कृषि आइस कृषि, ठीक है। आइस कृषि वैसा होगा विशेष जगह जहाँ पर वर्षा तो मिनिमम में हो रहा है, बट क्या होगा वहाँ पे 100 डिग्री से लेकर के 200 डिग्री तक अधिक वर्षा हो, तभी वह आइस कृषि वहाँ पर होगा। आइस का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि ज़्यादा वहाँ पे ठंड हो जाए, ठीक है। तो वही बात हो गई आइस कृषि, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है पूरा का पूरा, आपको लगभग ये 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछेगा, और 2 ही आपको इस प्रकार से लिखना है, जैसे मैंने आपको अभी बताया उस प्रकार से लिख देना, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए यहीं तक हमारा क्वेश्चन था, आगे क्वेश्चन नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जरूर आएंगे और भी व्यापक क्वेश्चन इसी प्रकार से सब्जेक्टिव का। तो आप लोगों को चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप साथ में व्हाट्सएप ग्रुप नीचे जा करके ज्वाइन कर लीजिए, या फिर नंबर भी ले सकते हो आप लोग हमारा, लिख देते हैं यहाँ पे, चलिए लिख देते हैं, ये नंबर नोट कर लीजिएगा सभी लोग, जिनको भी अगर ग्रुप में मान लीजिए फुल हो गया होगा तो आप लोग इस पर कांटेक्ट करके भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर है हमारा, ठीक है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए आशा करेंगे कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। किनको किनको समझ में नहीं आया ये जरूर बताना, फिर हम लोग आगे जो होगा ना इससे भी आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे, और एकदम सरल भाषा में क्वेश्चन का आंसर रहेंगे, ठीक है। क्योंकि ये सब क्वेश्चन है ना, अगर हम चाहते तो बहुत लंबा लंबा लाते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भर जाता है, ठीक है, इतना इतना भर जाता है, बट हम शॉर्ट में क्या है, तो इसलिए आप लोग बताना इतना समझ में आ रहा है या फिर नहीं, अगर नहीं आएगा तो फिर शॉर्ट हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए जाते जाते आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे आप लोग नहीं हो तो, या फिर आप लोग चैनल को अभी तक नहीं किए हो सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा और बताइएगा कि इसी प्रकार से क्लास करवाया जाए, तो मैं एकदम डेली पर डे क्लास लाऊंगा, ठीक है। और टाइमिंग भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप तमाम चीज़ों को जय हिंद एंड साथ में बाय बाय।